हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के भाग 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एंड मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, ये 4 टॉपिक मैंने क्लियर किए थे। एक राज्यपाल, 5 टॉपिक मैंने इससे पहली वीडियो में क्लियर करे हैं। फ्रेंड्स आज मैं उत्तर प्रदेश की जो राज्य की विधायिका है, विधायिका में 3 अंग होते हैं: राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करूंगा उत्तर प्रदेश की विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद। और सेकंड टॉपिक लूंगा मैं न्यायपालिका में लेंगे उच्च न्यायालय एंड अधीनस्थ न्यायालय। एंड लास्ट टॉपिक लेंगे हम पंचायती राज। तो फ्रेंड्स वीडियो को देर नहीं करते, इसमें समझते हैं हम उत्तर प्रदेश का जो राज्य का विधानमंडल है कैसे काम करता है, क्या होता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है फ्रेंड्स, लेकिन अंत तक जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक यहाँ से पेज लेता हूँ। पेज लेके यहाँ से फिर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पेज को हम इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कर लेते हैं फुल स्क्रीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला बात ये है, मैं आपको एक हम कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लैक कलर। अब उत्तर प्रदेश का सबसे पहले लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। ठीक है, क्या है, कौन सा टॉपिक है? उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। अब सबसे पहली चीज ये, अगर हम इसको संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो आर्टिकल कितना काम करेगा फ्रेंड्स इसमें? सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें आएगा आर्टिकल 168 से 212 तक। कितना? 168 से 212 तक। फ्रेंड्स ये इसमें, और इसमें उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बना हुआ था। 3 अंग होते हैं विधानमंडल में: राज्यपाल, विधानसभा एंड विधान परिषद। इनसे मिलकर एक विधानमंडल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो है इसकी जो विधानमंडल जो है, इसकी जो व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक है। कैसी है फ्रेंड्स? द्विसदनात्मक। ये चीजें फ्रेंड्स आप भी अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की जो व्यवस्था है, जो सिस्टमैटिक है, वो सिस्टमैटिक वर्क जो करता वो द्विसदनात्मक रूप में करता। द्विसदनात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, द्विसदनात्मक रूप में कार्य करता, और इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना आप। द्विसदनात्मक व्यवस्था उत्तर प्रदेश का विधानमंडल और 1935 से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश में जो है 6 राज्यों में, भारत के अंदर जो है 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला विधानमंडल है। वो 6 राज्य कौन कौन से फ्रेंड्स? सबसे पहले तो यूपी, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए कितने फ्रेंड्स? 6। लेकिन एक लास्ट था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को लास्ट ईयर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब वहां द्विसदनात्मक वाला नहीं है। और फ्रेंड इसको जो हम द्विसदनात्मक व्यवस्था को जो है हम कौन सा बोलते हैं? इसको निम्न सदन। निम्न सदन, निम्न सदन बोल लेता हूं, लोकप्रिय सदन। ये लोकप्रिय सदन। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें जो है राज्य विधानमंडल को सदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्था में है।
अब फ्रेंड्स इसमें जो द्विसदनात्मक हैं ये कौन कौन से हैं? दो सदनात्मक जो हैं इसके वो कौन कौन से फ्रेंड्स? ये है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। ठीक है फ्रेंड्स। अब इनमें भी जो दो होते प्रॉपर तरीके से वर्क करते, जो करते या कराते होते, एक होता अध्यक्ष, एक होता उपाध्यक्ष, एक इसमें होता है सभापति, एक होता उपसभापति। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें ध्यान रखना। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो फ्रेंड्स वो लेते हैं हम विधानसभा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इतने को इसको खत्म कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये खत्म। अब लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का, कौन लेते हैं फ्रेंड्स? हम उत्तर प्रदेश का विधानसभा। विधानसभा तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या विधानसभा में अगर हम देखें तो विधानसभा में इसके विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता? कितना होता? 5 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा स्पीड में लेता हूँ वरना फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स इसके विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। और इसे जो है राज्यपाल जो 5 वर्ष से पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है, बट विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, याद रखना। आगे मैं पढ़ूंगा ये सारी चीजें। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती और विधानसभा राज्यपाल द्वारा भंग की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, इनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के सदन की जो कार्यवाही सुचारू रूप से होती है विधानसभा के समक्ष लाए गए समस्त प्रश्नों का बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती है? यहां से क्वेश्चन बनता है, योग्यताएं। योग्यता का है पहले भारत का नागरिक हो, एंड उसकी आयु 25 वर्ष की पूर्ण कर चुका हो। एंड थर्ड पे क्या है? संसद द्वारा निर्धारित की गई योग्यता रखता हो। क्या? जो संसद द्वारा निर्धारित योग्यता। ठीक है फ्रेंड्स, योग्यता रखता हो। और नंबर 4 पे आता है जो सदस्य है, विधानसभा का सदस्य बनने जा रहा है वो दिवालिया और पागल ना हो। क्या? दिवालिया या पागल ना हो। और लास्ट जो योग्यता है उसकी ये है वह भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। वह भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद नहीं, गवर्नमेंट किसी भी पद पे ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज समझ में आई आपको? ये योग्यता होगी। अब जो विधानसभा के मैंने बताया था जो इसके जो 2 होते पदाधिकारी वो 2 होते, एक होता अध्यक्ष एक होता उपाध्यक्ष। अब हम सबसे पहले जो लेंगे विधानसभा का अध्यक्ष लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर ली होगी। इन चीजों को नोट कर लेना, ये काम में आने वाली चीजें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते विधानसभा का अध्यक्ष को लेते हैं। सबसे पहले हम विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, विधानसभा का अध्यक्ष ले लिया हमने। और विधानसभा का जो अध्यक्ष है फ्रेंड्स वो सबसे पहली बात तो ये है इस विधानमंडल के अंदर विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो अध्यक्ष का होता है।
ठीक है फ्रेंड्स। और अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो क्या है फ्रेंड्स, विधानसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। मान लीजिए अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने आज अपना पद का चयन किया, अपनी वो उसने शपथ ली फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट टाइम तक, जब तक नेक्स्ट अध्यक्ष बन के आएगा उसके टाइम तक बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इसका कार्यकाल का होता है। और जिसकी सूचना उसे 14 दिन के पूर्व मिल जानी चाहिए, अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे देता। ठीक है फ्रेंड्स, विधानसभा का अध्यक्ष अगली विधानसभा के गठन होने की प्रक्रिया के आरंभ तक अपने पद पर बना रहता है और वह त्याग पत्र जो देगा वो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका ये मैंने बताया अध्यक्ष, इसका टाइम पीरियड बताया मैंने अभी। अब इसकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां क्या हैं फ्रेंड्स, इसकी शक्तियां जो है ये सबसे पहले जो है विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के कानून के अंतर्गत अयोग्य निर्धारित कर सकता है। ये मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं फ्रेंड्स, बस आप नोटिस करते रहें। दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ जाना, मैं थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूं। तो अब फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन यहां से ये उठता है, जो दल बदल का कानून है, सबसे पहले तो ये दल बदल जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता। तो फ्रेंड्स ये याद रखे तुम 10वीं अनुसूची, यहां से कई बार क्वेश्चन बना। अब यहां से ये क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स, ये जो है दल बदल की सूची तो 10वीं अनुसूची है। अब 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो याद रखना आप फ्रेंड्स 1985 में 52वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने कितने क्वेश्चन बनाए। सबसे पहले जो विधानसभा का एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष की शक्तियां होती हैं। सबसे पहले उसकी जो पावर होती है, दल बदल के कानून के आधार पर किसी भी सदस्य को वो जो उस कानून के दायरे में आता होगा उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। दल बदल कानून जो है, या दल बदल कानून को किस सूची में डाला गया, 10वीं अनुसूची में। और 10वीं सूची कब जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स, वो जोड़ी गई थी 1985 में 52वां संविधान संशोधन के बिल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड, इसमें जो है इस कानून का जो प्रभाव में आने के बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष निर्णयों को लेकर कई बार विवाद सामने आ चुके हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है फ्रेंड नेक्स्ट पद होता है विधानसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, उपाध्यक्ष में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उपाध्यक्ष में क्या है, विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। जैसे अध्यक्ष को चुना गया था, अध्यक्ष को कैसे चुना गया था फ्रेंड्स, अध्यक्ष को चुना गया था विधानसभा के टोटल ऑफ मेंबर द्वारा अध्यक्ष को चुना जाता। सेम उसी प्रकार जो है उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उपाध्यक्ष जो है फ्रेंड्स वो क्या काम करता है, विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के स्थान पर कार्य करता है। मान लीजिएगा विधानसभा के अंदर बाय द वे अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में जो है उपाध्यक्ष पूर्ण तरीके से अध्यक्ष की पावर में रहते हुए काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और विधानसभा का जो कार्यकाल है, कार्यकाल को भी सेम वही है जो अध्यक्ष का है। पद से हटने की प्रक्रिया आदि विधानसभा के अध्यक्ष के बिल्कुल सेम प्रोसेस पे होती है। थैंक फ्रेंड्स, ये तो समझाया मैंने आपको विधायिका का विधानसभा। ठीक है फ्रेंड्स, अब विधायिका उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का विधानसभा समझाया था मैंने। अब मैं समझाऊंगा इसका विधान परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, विधान परिषद कैसे कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक है फ्रेंड्स, अब लेते हैं उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का विधान परिषद। कौन सा विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, ये ले लिया हमने विधान परिषद। विधान परिषद में क्या है फ्रेंड्स, अब हम पॉलिटी का जो सिस्टम पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का जो द्विसदनीय विधानमंडल है, इसमें ये मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है इसको 1935 से लिया गया है।
और इसकी जो विधान परिषद की जो बैठक है फ्रेंड्स, वो वर्ष में 2 बार होती है, 2 बार होनी आवश्यक है, वर्ष में 2 बार बैठक होनी आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ जाना, मैं आपको बोल के समझा रहा हूं क्योंकि पेन इस पे इतना अच्छे से चल नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स ये तो था, वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होना आवश्यक है। अब विधान परिषद की शक्तियां, क्या शक्तियां, इसकी शक्तियां क्या क्या। सबसे पहले जो है फ्रेंड्स इसकी शक्तियों में, ये एक जो है साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, पहला पॉइंट। नेक्स्ट क्या, विधानसभा से पारित विधेयक को विधान परिषद के पास भेजा जाता है। जब विधानमंडल में कोई बिल होता है और उसको किसी भी, जब विधानसभा से पारित करके विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाता है, तो सबसे पहले विधानसभा में आएगा बिल, वहां से पास करके फिर विधान परिषद के पास भेजा जाएगा बिल। उसके बाद क्या है, विधान परिषद को यह शक्ति है 3 माह तक प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकती। कितना, 3 माह तक, याद रखना, 3 माह तक प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं कर सकती। तो विधानसभा में उस विधेयक को पुनः पारित करके विधानसभा के पास भेजती है। इसके पश्चात विधान परिषद उक्त प्रस्ताव को, जो पहले बिल आया था उस बिल को यदि 1 माह तक पारित नहीं करती तो विधेयक पर फिर दोनों सदनों को पारित मान लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डाउट क्लियर हो। और विधान परिषद साधारण विधेयक को मात्र 4 माह तक रोक सकती है। साधारण विधेयक को कितना, 4 माह तक। और विधान परिषद को जो है एक दूसरा नाम भी दिया जाता है इसको फ्रेंड्स, इसको नाम दिया जाता है विलंबनकारी, विलंबनकारी सदन। विधान परिषद कौन सा नाम दिया जाता है दूसरा, विलंबनकारी परिषद या विलंबनकारी सदन। और दूसरा फ्रेंड्स क्या है, विधान परिषद में जो है धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकता है और धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है विधान परिषद। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक जब विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो उसे 14 दिन में उन विधेयक को वापस लौटाना होता है, अन्यथा विधेयक स्वतः कानून बन जाता है। अगर विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास रख ले और 14 दिन के अंदर अंदर उसको वापस ना भेजे तो वो स्वतः ही कानून बन जाता है। अब इसमें ये नहीं विधान परिषद अपनी परमिशन दे या बिल को मेजोरिटी में पास करे या ना करे, डजेंट मैटर, उस स्वतः ही कानून बन जाएगा। अब फ्रेंड्स यहां से एक क्वेश्चन जो बनता है, ये बनता है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। जो विधेयक जाते हैं विधानसभा या विधान परिषद में, वो मैं फ्रेंड्स अभी बताऊंगा। थोड़ा सा मैं अभी विधानमंडल का जो विधान परिषद है इसको पढ़ा रहा हूँ। इसको क्लियर करने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ये जो है धन विधेयक, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सारे कुछ समझाऊंगा। विधेयक जो प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, साधारण विधेयक, इनका प्रोसेस कैसे होता है, क्या काम करता है, ठीक है, और कैसे प्रस्ताव आते हैं, क्या क्या होता है, उस चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता जो विधान परिषद की शक्तियों में जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो ये है वेतन एवं भत्ता। नेक्स्ट टॉपिक शक्ति नहीं, सॉरी, ये है वेतन एंड भत्ता। ये भी हमें पता होना चाहिए विधान परिषद के सदस्यों का वेतन कितना होता है। तो विधानमंडल के सदस्यों को वेतन एवं भत्ता के समय पर विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई फिक्स नहीं है, संविधान में कोई नहीं है वेतन भत्ते का। एक पॉइंट आप यहां से रखना, न विधानसभा के किसी भी मेंबर का जो है, या किसी भी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, किसी का भी संविधान में वेतन भत्ते को लेकर कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और विधानमंडल के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते को भुगतान राज्य द्वारा संचित निधि द्वारा किया जाता है। विधानसभा के या विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, उनके जो विधान परिषद सदस्य होंगे, उनका वेतन भत्ता जो है फ्रेंड्स, वो क्या है फ्रेंड्स, वेतन और भत्ता राज्यों की संचित निधि द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर। अब फ्रेंड्स इसमें जो विधान परिषद के लिए जो है कुछ समितियां हैं, कैसे वर्क करती हैं वो समझाता हूं फ्रेंड्स। संविधान का जो समितियों को लेते हैं हम, किसे, समिति,
ये ले लिया फ्रेंड्स। समितियां, समितियों में क्या है फ्रेंड्स, आर्टिकल 174 यानी 174 का जो है सब टॉपिक 2 के अधीन विधानमंडल के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की कृतियों का प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 208 के अंतर्गत बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और इसको जो सबसे पहले इसकी एक समिति आती है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इस कार्यों के सदन के समक्ष प्रस्तुत प्राक्कलनों की समीक्षा करने के लिए एवं लोक व्यय की किफायती बनाने एवं संबंधित सुझाव देना होता है। प्राक्कलन समिति का क्या काम होता है फ्रेंड्स, ये जो इस कार्य की समीक्षा करेगी वो लोक व्यय की जांच रखेगी। फिर दूसरा आता है फ्रेंड लोक लेखा समिति। लोक लेखा, ठीक है फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य में संबंधित प्रतिवेदनों में अध्ययन करती है, उस पर अपनी रिपोर्ट विधानमंडल को सौंपती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था। और दूसरा क्या है इसमें, और तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। अब आता है इसका लास्ट बचता है, अभी मैंने आपको बताया था विधानसभा एवं विधान परिषद में कैसे कैसे बिल काम करता है। ये मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन बताता हूँ फ्रेंड्स। ये इधर तो ले लेता हूं मैं विधानसभा, ये ले लिया मैंने विधान परिषद। ये फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूं आपको बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं दोनों, और इसमें जो है मैं आपको समझाऊंगा जो धन विधेयक है, धन विधेयक की प्रोसेसिंग कैसे होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये है विधानसभा है, ये हमारे पास, ये हमारे पास है विधान परिषद, दो है। अब दोनों में सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, विधानसभा की अपेक्षा विधान परिषद के अधिकार धन विधेयक के संबंध में सीमित है। विधानसभा के अधिकार सीमित नहीं है, लेकिन विधान परिषद का अधिकार जो है सीमित है। किसको लेकर, नंबर 1 अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स, अधिकार सीमित है और इसके अधिकार इसकी कंपेयर में सीमित नहीं है। असीमित नहीं, इसकी कंपेयर में बोलो फ्रेंड्स, कोई भी गलत नहीं मतलब समझेगा इसका। विधान परिषद की कंपेयर में इसके अधिकार इसकी बराबर सीमित नहीं, लेकिन इसके लिमिटेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वो ही माने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और विधान परिषद के पास जो है धन विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकृत करने की शक्ति नहीं है। क्या नहीं है फ्रेंड्स, इसके पास तो ना तो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है, अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है, और ना उसमें संशोधन की शक्ति है। संशोधन की शक्ति भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सारे इसके अपोजिट है, ये ध्यान रखना। इसके अधिकार भी असीमित है, इसमें जो है इसको जो है इसकी शक्तियां जो है फ्रेंड्स, ये जो है विधान परिषद के पास जो है धन विधेयक में संशोधन, वो विधानसभा इसको संशोधन भी कर सकता है। एंड इसके जो है जो विधानसभा है इसको अस्वीकार भी कर सकता है। किसे, धन विधेयक, इसे अस्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार तो करेगा अस्वीकार भी कर सकता है, और इसको जो है संशोधन भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीजें। अब ये मैंने आपको समझाया धन विधेयक के पर्पज से। ठीक है फ्रेंड, क्या, धन विधेयक के पर्पज से। ठीक है फ्रेंड, अब आता हमारा साधारण विधेयक। कौन सा, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। ठीक है फ्रेंड, अब साधारण विधेयक क्या है, यह विधेयक विधान मंडल के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अंतिम अधिकार जो विधानसभा के पास होता है, अंतिम अधिकार, अंतिम अधिकार अंतिम अधिकार किसके पास है फ्रेंड्स, विधानसभा के पास।
विधान परिषद को साधारण विधेयक को अधिकतम कितने महीने तक रोक सकता है फ्रेंड्स? 4 महीने तक, याद रखना 4 महीने तक यह रोक सकता है। कोई विधेयक विधान परिषद में पारित होकर और विधानसभा भेजा जाता है तो विधानसभा उसे नाकार दे या वह समाप्त कर दे, वो उसकी मर्जी होती है। अब मान लीजिए कोई बिल सबसे पहले विधान परिषद में आया, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल आया, इसने यहां से इसे पास कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसने ये बिल भेज दिया विधानसभा के पास। अब ये जो बिल आया है यहाँ फ्रेंड्स विधानसभा के पास, अब उसकी मर्जी है इस बिल को माने या रिजेक्ट करे, ये इसकी पावर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक नेक्स्ट टर्म बची है फ्रेंड्स इसकी, मैं इसको काट देता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट टर्म समझा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है नेक्स्ट टर्म बचते हमारे बजट। बजट फ्रेंड्स कैसे आता? बजट में सबसे पहले जो बजट का प्रोसेस होता है फ्रेंड, ये होता है बजट में, बजट पर विधान परिषद में चर्चा हो सकती है किंतु इस पर मतदान का अधिकार उसे नहीं है। फ्रेंड्स मैंने क्या बोला? बजट जो है विधान परिषद में चर्चा हो सकती है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना ये तो बजट का। अब नेक्स्ट टर्म हमारी अविश्वास प्रस्ताव आता है इसमें, अविश्वास। वैसे मैं जब इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करके चलूंगा, अभी तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बता रहा हूँ चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, अविश्वास प्रस्ताव ये कैसे फ्रेंड्स? अविश्वास प्रस्ताव जो है, ये प्रस्ताव जो है विधान परिषद में प्रस्ताव लाया जा सकता है और मंत्री परिषद को हटाया नहीं जा सकता, ये याद रखना। प्रस्ताव आ सकता है या लाया जा सकता है, परंतु मंत्री परिषद को हटाया नहीं जा सकता, याद रखना, हटाया नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं समझा लूं क्योंकि मैं आपको समझाई इतने बेसिक तरीके से रहा हूं। क्योंकि फ्रेंड मानता हूं मैं राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी आपको, बट मैं जो मेरा समझाने का प्रोसेस है वो बहुत इजी है, एकदम सिंपल वे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये अविश्वास प्रस्ताव था और इसीलिए जो है जब ये जो है अविश्वास प्रस्ताव विधान परिषद में लाया जा सकता है और इसको जो मंत्री परिषद को हटाया नहीं जा सकता, इसलिए मंत्री परिषद जो विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, ना कि विधान परिषद में। याद रखना, जो मंत्री परिषद जो है विधानसभा में जवाबदेह होती है। ठीक है फ्रेंड, ये क्लियर हुआ। फ्रेंड्स ये मैंने आपको उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है ये समझाया। अब फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है उत्तर प्रदेश का न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसे काम करता है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश का न्यायपालिका को समझाने के लिए फ्रेंड्स इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा चैप्टर है, फिर मैं पंचायती राज करके फिर मैं खत्म करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये है फिर उत्तर प्रदेश का न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका। क्या लिखा फ्रेंड्स मैंने? उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अगर पॉलिटी पढ़ लें तो सब, अगर हमारा कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो फ्रेंड्स उसे हम पहले संविधान की दृष्टि से देखें, नेक्स्ट फिर पॉलिटी सिस्टम की दृष्टि से देखें, थर्ड फिर उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या जोड़ा है, क्या हुआ और कैसे उसका क्रॉसिंग होता है। 3 दृष्टि से हम किसी भी टॉपिक को अपना खत्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर हम ये उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका व्यवस्था देखनी हमें तो फ्रेंड सबसे पहले का भारतीय संविधान में जो है न्यायपालिका जो है संविधान में ये एकीकृत न्याय प्रणाली है। कौन सी कैसी है? एकीकृत।
याद रखना। संविधान में न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था वो एक ही रहता है। और देश में सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय आता, जिसके बाद जो है इसमें जो है सबसे पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर जो है स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड। और भारत का जो प्रथम उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था हुई थी उच्च न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की, वो 1862 में कोलकाता में हुई थी। ठीक है, बॉम्बे में। ये तो इसका हिस्टोरिकल है। अब जो उच्च न्यायालय है, जो यूपी का हाई कोर्ट है या किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट होता है, उसमें जो है फ्रेंड्स आर्टिकल कितना काम करता है फ्रेंड? 214 से आर्टिकल 231 तक। कितना फ्रेंड्स? 214 से 231 तक। और भाग कितना आ जाएगा? बताओ फ्रेंड्स, कमेंट में बताओ कितना भाग है? भाग 6। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, ये भी आपको पता होगा। इस कहां है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो है फ्रेंड्स जो है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी स्थायी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 160 हो सकते हैं। ये कितनी संख्या हो सकती है? 160। वह संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तन है। ये जरूरी नहीं है कि 160 ही रहेगी, राष्ट्रपति द्वारा इसको घटाया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अब है फ्रेंड्स नियुक्ति। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? हाई कोर्ट के जजेस की। ठीक है फ्रेंड्स। नियुक्ति कैसे की जाएगी फ्रेंड्स? हाई कोर्ट के जो जज की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? याद रखना तुम, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति द्वारा जब इसकी नियुक्ति की जाएगी तो राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल के परामर्श एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखना। सेकंड क्या है? उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है संविधान में। ये वैलिड पॉइंट बता रहा हूं मैं फ्रेंड्स। नियुक्ति के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, अगर हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए कोई भी आयु निर्धारित नहीं की गई है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। और अब आ जाए इनकी योग्यता की बात। क्या योग्यता? फ्रेंड्स योग्यता के लिए अभी सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। ठीक है फ्रेंड, भारत का नागरिक हो और भारत के न्यायिक पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो। 10 वर्ष का अनुभव हो और 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो यानी वकील किसी भी कोर्ट में। अब ये इसकी योग्यता हुई। बस 2 योग्यता, ज्यादा नहीं रहा। भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष का अनुभव हो जुडिशियरी में काम करने का, और 10 वर्ष तक अधिवक्ता वकील रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता इसकी शपथ। जो जजेस होते हैं, जजेस की शपथ। शपथ कौन दिलाता, कैसे दिलाता? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा उसके नामित सदस्य के समक्ष शपथ लेना अनिवार्य है। शपथ ली जाती है फ्रेंड्स आर्टिकल कितना? 219 के तहत और राज्यपाल द्वारा 219 आर्टिकल के द्वारा ली जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना। और इसका कार्यकाल की बात करें अब। कार्यकाल कितना फ्रेंड्स? इसका कार्यकाल का कोई जो है संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की कोई अवधि निर्धारित नहीं की।
किंतु यह जरूर प्रावधान है इसमें, अधिकतम आयु उसकी 62 वर्ष होने तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है फ्रेंड। फिर आता है इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी निष्कासन की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया या निष्कासन प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब निष्कासन क्या है, सिद्ध कदाचार हो या अक्षमता हो, इसको उसके अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और न्यायाधीश की जांच अधिनियम 1968 के तहत इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 1968 के तहत। और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, या तो इसको हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी पद को, किसी भी सदन में इसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। और लोकसभा के 100 अथवा राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव सदन के अध्यक्ष एवं सभापति को भेजा जा सकता है। लोकसभा में फ्रेंड्स कम से कम 100 मेंबर का सिग्नेचर होना जरूरी है प्रस्ताव के अंदर, तब उसको अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना जरूरी है, जब उसको सदन में भेजा जाएगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुआ इसको हटाने के प्रोसेस में सबसे पहली बात पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, लोकसभा का अध्यक्ष एवं राज्यसभा का सभापति के विवेक अधिकार पर निर्भर होगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करे। फ्रेंड्स, जो हाईकोर्ट के जजेस को हटाने के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया था, वो जो या तो लोकसभा या राज्यसभा का, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट क्या है हमारा, यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी है कि वह जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठन करे। अब यहां से क्या पॉइंट उठता है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, जो यहां से एक तो इसका अध्यक्ष हुआ और इसका सभापति हुआ। अब अगर इन्होंने इसको बिल प्रस्ताव को स्वीकार किया, अब इन दोनों की जिम्मेदारी बनेगी सभापति और उपसभापति की 3 सदस्य समिति का गठन करे। किनका? 3 सदस्य समिति का गठन करे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 सदस्य समिति का गठन करे। और उस गठन में क्या होगा, सबसे पहले उस गठन में कौन कौन मेंबर होंगे फ्रेंड्स, उसमें होंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, लेकिन होगा किसका, सुप्रीम कोर्ट का। 3 सदस्य समिति में कौन होगा फ्रेंड्स, इसमें होगा सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का जज होगा कोई भी हो। फिर उच्च न्यायालय का जो कोर्ट का, जिस स्टेट के कोर्ट का वो केस है, तो उस कोर्ट के जो जज हटेगा उसका मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य जज और कोई विशिष्ट न्यायविद। याद रखना फ्रेंड्स, इन 3 सदस्य समिति में कौन कौन मेंबर होंगे, वो न्यायविद। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए। और इस समिति में जो है न्यायाधीश को दोषी पाती है तो सदन में उस न्यायाधीश के विरुद्ध निष्कासन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, ये तीनों लोग मिलकर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुई इसको निष्कासन करने की प्रोसेस। अब फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के स्वतंत्रता बताऊं मैं, जो एकीकृत न्यायपालिका है इसकी स्वतंत्रता क्या है फ्रेंड्स, ये भी मैं बता देता हूं आपको। बस मैं इसको काट देता हूं फ्रेंड, फिर मैं इसको जो है उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बताता हूं, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ के इस टॉपिक को फिनिश करता हूं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश के न्यायालय की स्वतंत्रता लिखता नहीं, मैं ऐसे बता देता हूं थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है, किसी भी सबसे, अगर मैंने बताया था किसी भी टॉपिक करने के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना पता होना चाहिए। तो किसी भी लोकतंत्र की निरंतरता एवं गतिशीलता सफलता के लिए न्यायपालिका का निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना
अत्यंत आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो उच्च न्यायालय जो है यानी हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है फ्रेंड्स, हाई कोर्ट जो स्वतंत्रता है वो काम कैसे करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। पहला। सेकंड क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राष्ट्रपति के प्रसाद पर नहीं होते, उनके पद से महाभियोग की कठिन प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कोई मामूली खेल नहीं, किसी भी हाई कोर्ट के तुम जजेस को ऐसे हटा सकते हो आराम से। ठीक है फ्रेंड, वो ऐसे नहीं हटते हैं। और फिर फ्रेंड्स, जो उच्च न्यायालय में जो है एक इनकी जो एक शक्ति होती, पावर होती है, जिनको हम रिट भी बोलते हैं, वो क्षेत्रीय अधिकार होते हैं। कैसे होते हैं, तो इसमें जैसे रिट अधिकारिता आर्टिकल 226 के तहत नागरिकों मूल अधिकारों के हनन में काम आती है, वैसे ही है। अब फ्रेंड्स, अब आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, इसमें आते हैं उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका में। ये मैंने अभी तक आपको हाई कोर्ट समझाया फ्रेंड्स। अब हाई कोर्ट के बाद आता है कौन सा, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है फ्रेंड, अधीनस्थ न्यायालय राज्य की न्यायपालिका एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर बनी होती है। भाग 6 आर्टिकल कितना आएगा फ्रेंड्स अधीनस्थ न्यायालय के लिए, याद रखना 6 में चल रहे हैं हम, 233 से 237 तक रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय भाग 6 है, ये भी याद रखना, अभी भाग चेंज नहीं होगा, ये 6 में रहता है पूरी न्यायपालिका। इसमें अधीनस्थ न्यायालय में फ्रेंड्स सबसे पहले जो है आपको 4 पॉइंट पता होने चाहिए। अगर जिस बच्चे को 4 पॉइंट पते हैं, सोच लो उसको अधीनस्थ न्यायपालिका की संपूर्ण जानकारी है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें जिला न्यायालय होगा, जिला न्यायालय होगा। नेक्स्ट है जिला मुंसफ न्यायालय। समझूंगा फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैं आपको। जिला मुंसफ न्यायालय। फिर जो होगा हमारा तीसरे नंबर पर होगा फ्रेंड्स प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, यानी फर्स्ट पोजीशन का जो होगा मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा। सेकंड पे होगा फ्रेंड्स न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय। इसको ही 2 मीटिंग में बनाया गया। ठीक है फ्रेंड, अब ये तो हुआ अधीनस्थ न्यायालय। अब इसके बाद आता हमारा जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, जिला न्यायालय क्या है फ्रेंड्स, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स इसको अच्छे से देखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है पीसीएस में। जिला न्यायालय जो है फ्रेंड्स, इसकी नियुक्ति कौन करेगा फ्रेंड्स, नियुक्ति करेगा इसकी राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, नियुक्ति राज्यपाल, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और जिले में यह सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी होता है। जिले न्यायाधीश की 2 भूमिकाओं में कार्य करता है। जिला न्यायाधीश अब तक आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाता है, और जब सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो वह जिला न्यायाधीश कहा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज। अगर सत्र न्यायाधीश आपराधिक मामलों के करेगा तो सेंसेशन जज कहलाएगा, और जब वो फ्रेंड जिला न्यायाधीश यानी सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। उसके लिए योग्यता जो है जिला न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता जो है आर्टिकल 200 योग्यता, आर्टिकल 233 के अनुसार आर्टिकल 233 में है। इसके लिए क्या, जिला न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, वह अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष, फ्रेंड उसमें बताया था मैंने, हाई कोर्ट में बताया था 10 साल, इसमें कितना, जिला न्यायाधीश में 7 साल पता होनी चाहिए फ्रेंड्स ये चीजें। 7 साल का उसको एक्सपीरियंस हो, किसको, वकील का में कार्य किया हो उसने, और उच्च न्यायालय में उसकी नियुक्ति की सिफारिश हो, ये जरूरी है। उच्च न्यायालय में उसकी जो है सिफारिश हो सेलेक्ट होने के लिए। ये तो था जिला न्यायालय की
पॉसिबिलिटी। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल एवं लोकसभा आयोग द्वारा बनाए गए नियमों से के आधार पर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर कुछ होते हैं हमारे गैर संवैधानिक न्यायालय, लोक अदालत होती है, राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण होते हैं, ये आते हैं इसके अंतर्गत। बस इसी को लेकर हमारी उत्तर प्रदेश की जो है न्याय प्रणाली का अंत होता है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। गैर संवैधानिक न्यायालय जैसे कामगारों के लिए अत्यधिक भीड़ के लिए बहुत कैदी से जो अधियोगिन होते हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो स्थापना फ्रेंड्स वो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी। वैसे एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये गैर संवैधानिक न्यायालय है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय विधायक सेवा जो है इसका इसमें प्राधिकरण के लिए सेवा का पात्र महिलाएं, बच्चे, ये लोक अदालतें, इस्माती लोक अदालत की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, व्यवहारिक रूप से 1995 में लागू किया गया था। अब फ्रेंड्स अब आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा पंचायती राज सिस्टम। फ्रेंड्स पंचायती राज सिस्टम को मैं अभी नोट्स से भी बताऊंगा आपको, और अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं उत्तर प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम में, बस थोड़ा थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए क्या है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम जो है, यानी स्थानीय प्रशासन भी बोलते हैं हम इसे, इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। अगर मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ फ्रेंड्स, अगर हमारे को कोई नया टॉपिक पढ़ना है या पढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएं। किसका? अब लेते हैं हम सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है फ्रेंड। इसका क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ग्रामीण के जो लोगों थे उनको भारत के समक्ष बड़ी चुनौती थी, और 80% आबादी जो थी गांव में लोग निवास करते थे उस टाइम पे, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स इस लोगों के पास जो है लोगों को ब्रिटिश राज की नीतियां ने ग्रामीण एवं भारत के सर्वाधिक क्षति पहुंचाई थी। बहुत ज्यादा लोगों को परेशान हुए थे। इस समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1957 पारित किया। बहुत वैलिड पॉइंट बता रहा हूं फ्रेंड्स, मैं इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट करना। 1957 में यूपी सरकार ने यूपी सरकार ने 1957 पंचायती राज अधिनियम पारित किया। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायती राज अधिनियम किया। और ये जो बलवंत राय मेहता की समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की, तो उत्तर प्रदेश ने 1961 में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सीमित एवं जिला अधिनियम को 1961 में पारित किया। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना तुम। और पंचायती राज क्या है, अगर पंचायती राज की परिकल्पना देखा जाए तो हम जमीनी स्तर पर लोकतंत्र व्यवस्था है ये, और इसमें जो है वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के पश्चात समय समय पर प्रस्तुत विभिन्न समितियां एवं सुझाव बनी। जैसे इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सारी समितियां काम करती हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति फ्रेंड्स, ये कई बार आता है कि बलवंत राय मेहता समिति किस लिए काम करती है और कौन से सन में आई थी, तो इसको याद रखना आप, मैचिंग के लिए आ जाता है फ्रेंड्स 1957। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने 1957 में आया था सुझाव, और ग्राम स्तर पर था। इसने 3 स्तर दिए थे बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन कौन से थे फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, एंड जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, 3 समिति बताइए। फिर आया था हमारा एक दूसरा आया था अशोक मेहता समिति। याद रखना फ्रेंड्स, ये पंचायत से रिलेटेड समितियां कई बहुत बार आती हैं। कौन कौन सी समितियां पंचायत से रिलेटेड है, तो इन्होंने जो ये आई थी अशोक मेहता समिति आई थी 1978 में।
याद रखना फ्रेंड्स। और इसने जो होता है द्विसदनीय व्यवस्था बताई थी, जिला परिषद और मंडल पंचायत। जिला परिषद पे कौन सी पंचायत काम करेगी फ्रेंड्स? जिला स्तर। और कुछ गांवों का समूह बना के मंडल पंचायत, ये मंडल परिषद बनाया गया। फ्रेंड्स फिर आते हैं हमारे एक एल एम सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में आई थी फ्रेंड। इस समिति ने पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। इसके क्या डिमांड थी कि पंचायत राज सिस्टम जो है उसको संवैधानिक दर्जा मिले, और कुछ गांवों को मिलाकर एक न्याय पंचायत बनाने का भी सुझाव दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 समिति याद रखना। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। तीन स्तर पे इसने डिवाइड किया था। कौन कौन से थे फ्रेंड्स? सबसे पहले था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। फिर आया हमारा अशोक मेहता समिति 1978 में, और इन्होंने जो है द्विसदनात्मक, इन्होंने जो 2 स्तर पे बताए थे, यानी द्विस्तर, जिला परिषद एंड मंडल पंचायत। फिर एमएल सिंघवी आए थे। एमएल सिंघवी ने कोई स्तर तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को जो संवैधानिक दर्जा मांग देने की थी। फिर फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। इसने जो था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने 1986 में मांग की थी। और जो 73वां संविधान संशोधन है वो कई बार क्वेश्चन भी आता है यहां से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, फिर संशोधन अधिनियम आया 1992 में आया, 1992 में आया। और इसने जो है संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को क्या करा? संविधान का दर्जा दिया। संविधान संशोधन ने इसने संवैधानिक दर्जा दिया। फिर कैसा? संवैधानिक। ठीक है फ्रेंड्स, और भारतीय संविधान का एक नया खंड जोड़ा गया, फिर इसमें संवैधानिक दर्जा मिला। फिर इसमें फ्रेंड्स एक नया खंड जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था फ्रेंड्स? एक भाग का, इसका 9 भाग को जोड़ा गया, भाग 9, यानी 9 भाग को जोड़ा गया। और आर्टिकल कितने से कितने तक होते हैं फ्रेंड्स? इसमें 243 से लेकर 243 ओ तक प्रावधान सम्मिलित किए गए। और इसमें जो होता है एक 73वें संविधान संशोधन होना 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद रखना ये फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, कई बार के क्वेश्चन पूछा गया। 73वें संविधान संशोधन और ग्राम पंचायत के लिए कौन सा भाग जोड़ा गया था, कितने आर्टिकल जोड़े गए थे, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें जो इस अनुसूची में जो थे 29 क्रियाशील विषय वस्तु थी। क्रियाशील, ठीक है फ्रेंड्स, ये जोड़ी गई थी। ये इतना क्लियर हुआ। ये तो मैंने बताया पंचायती राज सिस्टम का आपको बेस, कैसे 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 सिस्टम बना। अब जो था फ्रेंड्स, पंचायती राज संस्थाएं, एक ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना, आपको सब पता है। ग्राम सभा है एंड ग्राम पंचायत है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड, मैं इसको काट देता हूँ थोड़ा देर से। अब फ्रेंड्स, अब लेते हैं हम पंचायती संस्थाएं कैसे काम करेंगी। पंचायती संस्था कैसे काम करेंगे फ्रेंड्स? इसमें एक होती हमारी ग्राम सभा, एक होता हमारा ग्राम पंचायत, एक होता हमारा क्षेत्र पंचायत। फ्रेंड्स, मैं बहुत आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ, शायद ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा इतने सिस्टमेटिक ढंग से। पहले मैं सारा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर वो कैसे 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 करके इंप्लीमेंट होते गए वो सारी चीजें समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसमें फ्रेंड्स एक जो है अभी हमारे जो आर्टिकल हैं जो इसमें जोड़े गए थे 243 से 243 तक आर्टिकल, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये आर्टिकल सीरियल वाइज बता दूंगा कौन सा आर्टिकल में क्या है। ठीक है फ्रेंड,
तो हमारा ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायती व्यवस्था राज्य व्यवस्था के आधार पर ग्राम के समस्त व्यक्तियों के से मिलकर बनती है। और ग्राम पंचायत जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था का अंग है। और एक ग्राम प्रधान होता है। इसके अंदर कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, ये पता होनी चाहिए हमें। सबसे पहले ग्राम पंचायत में कौन कौन आता है? ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान होता है और ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये ग्राम पंचायत का जो है प्रमुख होता है। फिर तो होते क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत में कुछ नहीं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्तर पर किया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। और जबकि क्षेत्रीय पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चुनाव जो है इसका प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर हमारा एक आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत, जिला पंचायत में कुछ नहीं है, इसका जिला स्तर पर गठन होता है और मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो इसका अधिकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। बाकी जो इसका पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, सबको पता ही है आपको। और पंचायत की शक्तियां बता देता हूं मैं आपको। इसकी शक्तियों में भी फ्रेंड्स कुछ नहीं है ज्यादा, इतना कुछ। इसके पंचायती जो शक्तियां हैं वो विधानमंडल के पंचायतों को शक्तियों के अधिकारों को जो 29 विषयों का वर्णन किया गया 11वीं अनुसूची में किया गया और 14वें वित्त आयोग के उस पर जोड़ा गया। फिर आता हमारा नगर पालिका पे, नगर पालिका ये वो करके फिर बाकी चीजें मैं नोट्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, जो हमारे बच्चों का आर्टिकल है 243 से लेकर 243 तक, सबसे पहले हमारा आर्टिकल है 243 ग्राम पंचायत के लिए, पंचायती राज से जुड़े आर्टिकल। कितना फ्रेंड? 243, ये हमें पता होना चाहिए। 243 में परिभाषा दी गई है। ठीक है फ्रेंड, वैसे मैं अभी जो नोट से पढ़ाऊंगा वो भी आपको बताऊंगा। फिर 243 का ए है, ए में ग्राम सभा। फिर बी है, 243 तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर बी है, फिर पंचायतों का संविधान, पंचायतों का संविधान है फ्रेंड्स। एंड फिर है पंचायतों का गठन, सी पे, फिर गठन है पंचायतों का। फिर डी पे आता है आरक्षण है सीटों का। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पंचायतों का कार्यकाल आता है ई पे। एफ पे जो फ्रेंड्स सदस्यों की योग्यता आती है, पंचायतों के सदस्यों की योग्यता आती है। एंड जी पे आता है पंचायतों की शक्तियां। पहले योग्यता होगी फिर शक्तियां होगी। और फिर फ्रेंड्स एच पे आता है वित्तीय स्थिति। एंड आई पे आता है एच पे आई सॉरी फ्रेंड्स, एच पे आएगा पंचायतों का करारोपण, टैक्सेस, करारोपण। और आई पे आता है वित्तीय शक्तियां। और के पे आता है पंचायतों का चुनाव। और 243 लास्ट में ओ बसता है इसका, चुनावी में हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आर्टिकल आपको बताए, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स लास्ट बसता हमारा, मैं इसको आपसे अब नोट से पढ़ा देता हूँ लास्ट। ठीक है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में कैसे कैसे सिस्टम है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है पंचायती राज व्यवस्था मैंने अभी वैसे आपको सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बताई हैं। फिर मैं एक बार क्लियर करके चलता हूँ। पंचायती राज है ये, इसमें भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देश तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों के चुनाव पंचायत की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य संयुक्त प्रांत 1947 में पारित वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई। ये मैंने आपको बताया था, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण सिद्धांतों के उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों के 1961 में क्रियान्वित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये भी मैंने आपको बताया था। 73 में संविधान संशोधन है 1992 भारतीय संविधान के भाग 9 में 243 से 244 तक, ये भी बताया मैंने फ्रेंड्स। फिर संविधान संशोधन के अनुक्रम उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि, ये भी मैंने आपको सब चीजें बताई है।
पंचायत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ सक्षम बनाने के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 को पंचायतों एवं नगरीय निकायों का चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार 18 जनवरी 2018 से रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है फिर हमारा उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार में गठित नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत होते हैं। इसमें नगर निगम में एक मेयर होता है जिसे महापौर एवं उपमेयर, उप महापौर होता है। ठीक है फ्रेंड, किसी उत्तर प्रदेश के नगर निगम कौन कौन से? अयोध्या है, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर एवं सहारनपुर। फिर एक राज्य वित्त आयोग होता है फ्रेंड्स। राज्य वित्त आयोग में क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 से लेके जो वित्त आयोग का गठन किया गया और 1947 में प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल के प्रत्येक वर्ष राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायतों के लिए धनराशि का संग्रह वित्त आयोग की संस्तुति होती है और उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर ये ग्राम पंचायत ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी, और फ्रेंड्स ये था जिला पंचायत, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, एंड न्याय व्यवस्था ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ये मैंने सारी चीजें आपको बहुत विस्तार के साथ पढ़ाई हैं। फिर एक लोकायुक्त होता है। लोकायुक्त ये लोकपाल होता है। इसके 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के लोक अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। ये भी मैंने अभी आपको बहुत पूर्ण विस्तार के साथ पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, ये है हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन कमीशन। इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? 1993 में हुई थी। 1993 धारा 21 के अंतर्गत की थी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को संशोधन के पश्चात राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों द्वारा 3 वर्ष कार्यकाल एवं 70 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। फिर हमारा लास्ट आता राज्य महिला आयोग, स्टेट वुमेन कमीशन। इसके जो उत्तर प्रदेश को उत्पीड़न, शिकायतों संबंधी द्वारा निस्तारण एवं प्रक्रिया द्वारा सलाह देने एवं उनके सशक्तिकरण 2002 में महिला आयोग का गठन किया गया। 2004 में आयोग के रखरखाव कानूनी के आधार पर प्रदान करने वाले उत्तर प्रदेश के महिला आयोग अधिनियम 2004 को अस्तित्व में लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और नवंबर 2022 में आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।